उसने दुनिया की सबसे मुश्किल मैथ की पहेली सुलझा ली थी, लेकिन जब वो लाइब्रेरी में पढ़ने आया तो उसे छुप छुप कर पढ़ना पड़ा। जैसे ही लाइब्रेरियन की नजर उस पर पड़ी, उसने बेरमी से उसके हाथ से मैगजीन छीन ली और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। लाइब्रेरियन का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने सबके सामने उसे गरीब कहकर बेइज्जत किया। एक भले स्टाफ मेंबर ने आनंद को सलाह दी कि वो मैगजीन में अपना आर्टिकल छपवाने की कोशिश करे ताकि उसे हमेशा के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सके। इस बात से आनंद को नई राह मिली। घर लौटकर वो दिन रात मैथ की रिसर्च में डूब गया। कई दिनों तक बिना सोए लगातार कैलकुलेशन करने के बाद आखिरकार वो कामयाब हो गया। ब्लैक बोर्ड पर भरे हुए वो सारे फॉर्मूले उसके सुनहरे भविष्य की चमक बिखेर रहे थे। आनंद खुशी से पागल था। उसने जल्दी से अपने भाई के पर्स से कुछ खुले पैसे निकाले और दौड़ते हुए अपनी रिसर्च को विदेश भेजने निकल पड़ा। लेकिन उस जमाने में इंटरनेशनल पोस्ट भेजना कोई सस्ता काम नहीं था। एक पोस्टमैन होने के नाते उसके पिता ने तुरंत अपने बेटे के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने सबको पूरा भरोसा दिलाया कि उनका बेटा आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। लेकिन उनके साथ काम करने वालों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वे दिन में सपने देख रहे हैं। उन्होंने आनंद के पिता को सलाह दी कि वो असलियत को समझें और आनंद को जल्दी से कोई काम ढूंढकर परिवार पालने को कहें। उनके लिए बस मजदूरी करना ही जिंदगी जीने का इकलौता रास्ता था। अपनी छोटी सी दुनिया में कैद उनकी सोच बस अपने आसपास तक ही सीमित थी। उन्हें बस सुबह शाम की रोटी दिखती थी। तारों को छूने की हिम्मत उनमें नहीं थी। लेकिन पिता आनंद के टैलेंट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। इसके लिए वे अपनी पत्नी की पेंशन तक निकालने को तैयार थे ताकि आनंद का लेटर पोस्ट हो सके। वे अच्छी तरह जानते थे कि गरीबी में रहकर इंसान कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता और वे अपने बेटे को इसी कीचड़ में फंसा हुआ नहीं देखना चाहते थे। पिता को दूर जाते देख आनंद का दिल भर आया। पिता का इतना सपोर्ट और सम्मान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। जवाब के इंतजार वाले दिनों में आनंद अपनी गर्लफ्रेंड से मिला और उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताया। आनंद जानता था कि उसके होने वाले ससुर अमीर और रसूखदार हैं और उसे इस गरीब लड़के को कभी पसंद नहीं करेंगे। अब सिर्फ अपनी अक्ल के दम पर ही वो अमीर बनकर अपनी गर्लफ्रेंड का साथ निभा सकता था। उन दोनों ने घर वालों से छुपकर भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई। कुछ दिनों बाद पिता हाथ में एक चिट्ठी लिए खुशी से घर में दौड़े आए। आनंद को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल गया था। उसकी रिसर्च न सिर्फ मैगजीन में छपी थी बल्कि प्रोफेसर ने भी उसकी बहुत तारीफ की थी। एडमिशन लेटर का वो एक पन्ना हवा में खुशी से लहरा रहा था और पूरे परिवार की उम्मीद बन गया था। आनंद काफी देर तक अपनी जगह पर सुन खड़ा रहा। फिर वो खुशी से रो पड़ा। उसके आंसुओं का बांध टूट गया। इसके बाद आनंद सीधा दौड़कर लाइब्रेरी गया और अपनी छपी हुई रिसर्च वाली मैगजीन लाइब्रेरियन के मुंह पर दे मारी। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसने अपनी इज्जत वापस पाली है। लाइब्रेरियन ने इस नौजवान को देखकर शर्म से अपना सिर झुका लिया। उधर उसकी गर्लफ्रेंड ने भी जल्दी से आनंद को अपने पिता से मिलवाया। उस अमीर आदमी ने आनंद को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि वो आनंद के कैम्ब्रिज वाले एडमिशन से हैरान था, फिर भी उसने टोकते हुए पूछा। उस अमीर आदमी की आंखों में एक घमंड साफ दिख रहा था। उसे आनंद में कोई खास बात नजर नहीं आई, बस अपनी बेटी की खुशी के लिए। उसने कुछ नहीं कहा। आनंद के घर वाले जोर शोर से उसकी पैकिंग करने में लग गए। माँ ने अपनी पसंदीदा शॉल को काटकर उसके लिए एक गर्म कोट बना दिया। पिता ने इधर उधर भागदौड़ करके अपने पीएफ से लोन लिया ताकि आनंद की फीस भरी जा सके। लेकिन विदेश जाने का भारी खर्चा अभी भी इस छोटे से परिवार के बस की बात नहीं थी। लंदन जाने के लिए पैसे जुटाने की खातिर पिता आनंद को लेकर सीधा शिक्षा मंत्री के घर पहुंच गए, क्योंकि जब आनंद ने मैथ ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता था तो शिक्षा मंत्री ने एक बात कही थी। लेकिन जब आनंद ने सच में पैसों की मदद मांगी तो मंत्री जी का रंग ही बदल गया। उन्होंने डांटते हुए कहा कि नौजवानों को पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, इससे उनकी मेहनत करने की लगन खत्म हो जाएगी। मंत्री जी की इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे गरीबों के लिए सिर्फ नफरत भरी थी। आनंद ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपना कैम्ब्रिज का एडमिशन लेटर निकाला, इस उम्मीद में कि शायद कुछ मदद मिल जाए। लेकिन मंत्री ने बस हाथ हिलाते हुए कहा कि अपने सपने पूरे करने के साथ साथ देश की सेवा करना मत भूलना। उन्होंने पैसों की मदद का नाम तक नहीं लिया। काली और उदास रात में घर लौटते हुए चारों तरफ सन्नाटा था। हालांकि पिता ने आनंद को ढांढस बंधाया कि वो कोई न कोई जुगाड़ करके उसे लंदन जरूर भेजेंगे। लेकिन आनंद अच्छी तरह जानता था कि उनका परिवार गरीब है और उसे यहाँ तक पढ़ाने में ही उसके पिता की कमर टूट चुकी है। ऐसा लग रहा था मानो रास्ते सब बंद हो चुके हों और कोई भी रास्ता उसे मंजिल तक नहीं ले जा सकता। पढ़ाई का ये 7000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए न जाने कितने और पैसों की जरूरत थी। आनंद की पढ़ाई का नुकसान न हो इसलिए पिता ने घर का सारा कीमती सामान गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि शर्म छोड़कर अपने दोस्त से पुराने उधार के पैसे भी मांग लिए। लेकिन उस दोस्त ने हाल ही में अपनी बेटी की शादी की थी, इसलिए वो पैसे लौटाने की हालत में नहीं था। पिता खाली हाथ लौट आए। अगले दिन उन्होंने एक लोन डिपार्टमेंट के चक्कर काटे, लेकिन उनका घर किराए का था, इसलिए बैंक ने लोन देने से साफ मना कर दिया। इस ठंडे और बेरहम इनकार के पीछे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की कड़वी सच्चाई छुपी थी। उनके हिसाब से गरीबों का खून पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रहता है और उन्हें हमेशा गंदी नालियों में ही पड़े रहना चाहिए। पढ़ना लिखना सिर्फ अमीरों का हक है। आनंद अपने हाथ में एडमिशन लेटर देखकर सोच रहा था कि उसके सपने उससे दूर जा रहे हैं और उसकी जिंदगी पीछे छूट रही है। लेकिन मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। एक और हादसा हुआ। पिता दुख और सदमे की वजह से जमीन पर गिर पड़े। आनंद और उसके भाई ने तुरंत पिता को उठाया और घर की इकलौती पुरानी साइकिल पर बिठाकर बारिश में मौत से रेस लगाते हुए भागने लगे। अस्पताल बस पास ही था कि तभी सालों पुरानी साइकिल की चेन अचानक टूट गई और पिता ने भाई की बाहों में हमेशा के लिए दम तोड़ दिया। उस पल आनंद का दिल मानो चकनाचूर हो गया। लेकिन जिंदगी तो आगे बढ़नी थी। उसने उसी पुरानी साइकिल को अपना साथी बनाया और गली गली जाकर पापड़ बेचने लगा। मैथ का वो जबरदस्त टैलेंट जिस पर उसे कभी नाज था, अब सिर्फ ये बोलने के काम आ रहा था कि आपके 50 पैसे बाकी है। आनंद
अच्छी तरह समझ चुका था कि अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के लायक नहीं रहा, इसलिए उसने उसे किसी और के साथ घर बसाने को कह दिया। जिंदगी भर साथ निभाने के वो वादे अब आंसुओं में बह गए थे और उसका जवान दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसने अपना सिर झुकाया और परिवार का पेट पालने में लग गया। बारिश में अकेले चलते हुए उसने जिंदगी के दर्द को छुपा लिया और वो एडमिशन लेटर भी उसकी बेबस नजरों के सामने धीरे धीरे राख में बदल गया। एक दिन जब आनंद पापड़ बेचने जा रहा था तो एक कार से बचने के चक्कर में वो सड़क पर गिर पड़ा। कार मालिक उसे गालियां दे रहा था, लेकिन वो चुपचाप अपना सिर नीचे किए जमीन पर गिरे हुए अपने सिक्के बटोरता रहा। तभी उस कार वाले ने उसका नाम पुकारा। आनंद ने सिर उठाया। उसका चेहरा परेशानियों से मुरझा चुका था। उसे यकीन नहीं हुआ कि आज भी कोई उसे पहचान सकता है। वो लल्लन था जिसने पिछले मैथ ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता था। अब वो एक कोचिंग सेंटर चलाता था जहां अमीर बच्चों को ट्यूशन दी जाती थी ताकि वे इंडिया के टॉप कॉलेजों के एंट्रेंस एग्जाम पास कर सके। उसने आनंद को समझाया कि किसी इंसान के टैलेंट की कीमत पीछे लगे 0 से नहीं तय होती, बल्कि 0 से पहले वाले नंबर से तय होती है। 1 से लेकर 9 तक नंबर जितना बड़ा होगा तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर आनंद चाहे तो उसकी कोचिंग में पढ़ा सकता है और टॉपर बैच का टीचर बनकर मोटी सैलरी कमाकर अपनी असली वैल्यू साबित कर सकता है। कार में घूमना है या उसी पुरानी साइकिल पर धक्के खाना है, ये फैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लल्लन आनंद को अपने घर ले गया। उस आलिशान घर को देखकर आनंद के दिल को गहरी ठेस पहुंची। दोनों ने मैथ ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। आनंद ने बिना एक पल गवाए लल्लन की टीम से जुड़ने का फैसला कर लिया और टॉपर बैच का टीचर बन गया। खुशकिस्मती से बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी आनंद की कामयाबी याद थी। लल्लन को बस सड़क पर उसके पोस्टर लगाने की देर थी और एडमिशन की लाइन लग गई। लोग गड्डियां लेकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे ताकि उनके बच्चे टॉपर बैच में पढ़ सके। देखते ही देखते आनंद की क्लास बच्चों से भर गई। अपनी पहली तगड़ी सैलरी मिलने के बाद उसने उस खटारा साइकिल को एक कोने में फेंक दिया और तुरंत एक नई मोटरसाइकिल खरीद ली। उसकी पूरी जिंदगी ही पलट गई थी। गरीबी से बाहर निकलते ही उसके हाथ में इतना पैसा आ गया था कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। उन दिनों आनंद ने शहर के सारे बड़े शॉपिंग मॉल छान मारे। हर बार वो जब भी बाहर निकलता तो उसके शरीर पर कोई नई चीज जरूर होती थी। सोने की घड़ी से लेकर सोने की चेन तक। उसकी पुरानी शर्म अब इस पैसे की चकाचौंध में पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जब सपने धुंधले पड़ने लगे और यादें पीछे छूट गई तो आनंद सिर्फ नाम और पैसे के पीछे भागने लगा। उसकी वो मासूमियत वाली आंखें अब लालची हो चुकी थी। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश थी। भले ही आनंद कैम्ब्रिज नहीं जा पाया, लेकिन अब उसके पास एक अच्छी खासी नौकरी तो थी जिससे वो अपने पिता के सामने शान से खड़ा हो सकता था। जब वह आनंद की बाइक के पीछे बैठती तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसा लग रहा था कि आनंद अपनी गरीबी से पूरी तरह आजाद हो चुका है। लेकिन सच तो ये था कि वो अभी भी अमीरों की इस जाल में फंसा था। एक दिन एडमिशन के टाइम आनंद की नजर अचानक फटे पुराने कपड़े पहने एक बाप बेटे पर पड़ी जो अंदर चले आए थे। उनके पास फीस के पैसे नहीं थे। उस लड़के ने डरते हुए आनंद से पूछा कि क्या यहाँ कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसकी झुकी हुई नजरों में पढ़ने की एक सच्ची तड़प थी। कुछ पल के लिए आनंद को उस लड़के में अपना अक्स नजर आया जो कभी लाइब्रेरी में छुपकर पढ़ता था। उस वक्त उसने भी लाइब्रेरियन से पढ़ने का एक मौका देने के लिए बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धक्के मारकर निकाल दिया गया था। इतने सालों बाद आज वो उसी लाइब्रेरियन की जगह पर खड़ा था और उसके मुंह से भी वही शब्द निकले, यहाँ कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सालों पहले चली वो गोली आज सीधा उसके माथे पर आ लगी थी। आनंद भी अब यही मानने लगा था कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ अमीरों का हक है। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि कोचिंग के लिए वो जो एक एक पैसा कमा रहा था वो आखिर में शिक्षा मंत्री की जेब में ही जा रहा था। शिक्षा अगर जन्नत का रास्ता है तो फिर उस जन्नत का व्यापार कैसे हो सकता है। मंत्री जी ने इन पैसों से और भी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा ली थी। इन नई बिल्डिंग्स में सिर्फ कोचिंग क्लासेस नहीं थी, बल्कि अमीरों की शादियों के लिए डांस फ्लोर और बार भी बने हुए थे। जब ये रंगीन पार्टियां और रसूख शिक्षा के साथ मिल जाते हैं तो फिर पढ़ाई किस्मत बदलने की सीढ़ी नहीं रह जाती, बल्कि ये अमीरों की दौलत बचाने का एक जरिया बन जाती है। इस पिरामिड के सबसे ऊपर रईसों की रात भर चलने वाली पार्टियां होती है और इसके नीचे गरीबों की लाशें दबी होती है जिन्हें एक कब्र तक नसीब नहीं होती, क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं था। दौलत का ये कड़वा सच इस पल पूरी तरह से सामने आ गया था। एक दिन सक्सेस पार्टी के बाद आनंद नशे में धुत लड़खड़ाते हुए अपनी बाइक के पास पहुंचा। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की पर बाइक चालू नहीं हुई। वो अभी आराम करने की जगह ढूंढ ही रहा था कि सड़क किनारे पड़ रहे एक लड़के पर उसकी नजर पड़ी। आनंद ने बस एक नजर उसकी कॉपी की तरफ देखा और उसका सारा नशा पल भर में उतर गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और लड़के से पूछा कि वो किस स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जवाब सुनकर वो हैरान रह गया। उस लड़के ने बताया कि उसके पास फीस के पैसे नहीं है, इसलिए वो काम के साथ साथ सड़क की इस कम रोशनी में ही पढ़ता है। अभी दो बातें भी नहीं हुई थी कि लड़के को उसके मालिक ने आवाज लगा दी। वो जल्दी जल्दी अपना बाकी का सवाल सॉल्व करने लगा और साथ ही दौड़कर काम पर भी वापस लौट गए। सवालों के साफ और सटीक लॉजिक को देखकर आनंद को थोड़ा अफसोस हुआ। घर जाते समय वो रिक्शे वाले से उस लड़के के बारे में बात करने लगा। रिक्शे वाले ने पैडल मारते हुए खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पढ़ाई से हम जैसे लोगों को क्या फायदा मिलेगा, ये तो बस मन बहलाने वाली बात है। रिक्शे वाले ने आनंद को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था। अगर उसके राज्य में किसी लड़के की तीरंदाजी राजकुमार से बेहतर होती तो राजा अपने आदमियों को भेजकर उस लड़के का अंगूठा कटवा देता था ताकि राजकुमार की पहली जगह बनी रहे। राजा का बेटा हमेशा राजकुमार ही रहेगा, कोई भी होनहार इंसान उसकी जगह नहीं ले सकता। कहानी खत्म होते ही आनंद एकदम से नींद से जाग गया। कभी उसका सपना राजकुमार को हटाकर खानदानी राज खत्म करना और सत्ता के खिलाफ खड़े होना था, लेकिन आज वो खुद राजकुमार को तैयार करने वाला जल्लाद बन गया है जो कोचिंग की मदद से गरीब लड़कों का अंगूठा काटकर उन्हें पढ़ाई के सिस्टम से बाहर कर रहा है। भीड़ में उसे कई ऐसी आंखें दिखी जो कुछ सीखना चाहती थी और उनमें उसे अपना बीता हुआ कल नजर आया। वो खामोश चीख पढ़ाई में हो रहे भेदभाव के खिलाफ एक आवाज थी। अब जब वक्त बीत चुका है तो उसे वापस अपने रास्ते पर लौटना होगा। नशा उतरने के बाद आनंद ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर 10,000 पर्चे छपवाए जिनमें लिखा था कि वो गरीब बच्चों के लिए एक नई ट्यूशन क्लास शुरू कर रहा है ताकि वो पढ़ सके।
पैसों की कमी के कारण इस क्लास में सिर्फ 30 बच्चों की ही जगह थी। ये सुपर 30 नाम का प्रोग्राम अभी शुरू ही हुआ था और इसमें आनंद की सारी दौलत खत्म हो गई। उसकी सोने की घड़ी गिरवी रख दी गई और मोटरसाइकिल भी बिक गई। जब सारा दिखावा खत्म हो गया तब भी आनंद वैसा ही एक सीधा साधा इंसान था। उसने फिर से अपनी पुरानी साइकिल उठाई और गली गली जाकर पर्चे बांटने लगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को ये सब समझ नहीं आ रहा था। जब से आनंद के पास से वो बड़ा मौका गया था तब से गर्लफ्रेंड के पिता किसी और लड़के की तलाश में थे। काफी मिन्नतों के बाद और आनंद के एक टॉप टीचर बन जाने के कारण उसके पिता ने मुश्किल से हाँ की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि अब आनंद दूसरों की मदद के लिए अपना सब कुछ लुटाने जा रहा है। आनंद ने कहा, ये सब तो बुजुर्गों की बातें हैं, कोई बात नहीं, किसी विदेशी इंसान से ब्रेकअप कर सकते हैं। यही आनंद की जिद की कीमत थी। उसने अपनी नौकरी भी खो दी और अपना प्यार भी। आनंद ने सिर उठाकर उस तेज धूप को देखा जहां उसे इन बच्चों को पहुंचाना था। जब देश के एजुकेशन सिस्टम में इतनी बड़ी खाई आ चुकी है तो वो एक सीढ़ी बनकर उनके सपनों तक का रास्ता बनाएगा। बच्चे आराम से पढ़ाई कर सके, इसके लिए आनंद ने न सिर्फ उनकी पूरी फीस माफ कर दी बल्कि ये भी कहा कि वो बच्चों के तीनों टाइम के खाने का खर्चा भी उठाएगा। जो सीखना चाहता है उसकी वो पूरी मदद करेगा। वो अब अपने जैसे बच्चों को मजबूरी में अपना टैलेंट गंगा नदी में बर्बाद करते हुए नहीं देखना चाहता था। जो जिंदगी भर दुखों और तकलीफों में फंसे रहे, वो बच्चे जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने गांवों में फंसे हुए हैं, जिन लड़कियों की उनके जेंडर के कारण कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है, उन्हें एक खुले आसमान में उड़ने का मौका मिलना चाहिए। पहले बैच की क्लास के लिए आनंद की शर्त थी कि क्लास पूरी भरने के बाद ही पढ़ाई शुरू होगी। उसे लगा था कि ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उसने इस मिट्टी की ताकत को कम आंका था। बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए तड़प रहे थे। क्लास शुरू होने वाले दिन गली के कोने पर दुबले पतले बच्चों की भीड़ लग गई। वो अपने हाथों में सपने लिए ऊंची इमारतों को देख रहे थे। आनंद की पहली क्लास बहुत जल्द फुल हो गई। जब आखिरी बच्चा क्लास में आकर शामिल होना चाहता था तो आनंद ने उसे प्यार से मना कर दिया। वो बस एक कदम पीछे रह गया था और परीक्षा के मामले में एक कदम का फासला लाखों की भीड़ में आपको पीछे कर सकता है। बस एक कदम और आप कभी डिग्री नहीं ले पाएंगे। ये आनंद की अपने बच्चों के लिए पहली सीख थी और चारों तरफ से आए इन बच्चों में कोई अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके आया था तो किसी ने हाईवे पर लिफ्ट मांगी थी। कोई 2 दिन से भूखा रहकर भी यहाँ तक चलकर आया था। उन सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सोच थी कि अपनी किस्मत बदलने के लिए पढ़ना है। क्लास शुरू होने से पहले लल्लन वहां आया। आनंद के बिना बताए काम छोड़ने से कई माता पिता नाराज थे। उन्होंने पढ़ाई के लिए बहुत पैसे दिए थे और वो सब आनंद के नाम पर आए थे। कुछ ने तो यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर आनंद वापस नहीं आया तो वो कोचिंग को पूरी तरह बंद करवा देंगे। मजबूरी में लल्लन को तोहफे लेकर आनंद के पास आना पड़ा और उसे वापस बुलाना पड़ा। एक लीडर का काम लीडर के बच्चों को पढ़ाना है। आनंद ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और लल्लन से पूछा कि बच्चों के बीच ये फर्क किसने पैदा किया? क्या गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा के हकदार नहीं हैं? उसने बहुत ही गंभीरता से कहा कि अगर कानून में सच में ऐसे नियम है तो वो उन्हें अपने हाथों से बदल देगा। उसकी इस जिद से लल्लन को गुस्सा आ गया। जाने से पहले लल्लन ने इन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम 1-2 बच्चों को इंडिया के सबसे अच्छे कॉलेज में भेज भी दोगे तो बाकी बच्चों का क्या होगा? क्या वो फिर से उसी नाले में जिंदगी गुजारेंगे? इस बात ने बच्चों के स्वाभिमान को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। लल्लन के ये सवाल उठाने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि अगर वो हार गए तो क्या होगा। उसी रात कुछ बच्चों ने क्लास छोड़ने का मन बना लिया। उन्हें मेहनत के बाद हारने का डर था। उन्हें डर था कि इतना पढ़ लिख कर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर से वही बेकार की मजदूरी करनी पड़ेगी। उनके छोटे से शरीर के अंदर एक ऐसा भोलापन था जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। आनंद बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक एक करके उनसे पूछ सकता था कि अब तुम्हारे पास और क्या है खोने के लिए? जिस दिन तुम एक गरीब और नीची जाति वाले घर में पैदा हुए थे उस दिन से इस जान के अलावा तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? अगर अभी तुम अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में जाकर पछताओगे? नेवल आर्किटेक्ट तुम में से कौन रिस्क लेगा? केमिकल इंजीनियर कौन रिस्क लेगा? जब जुनून को सपनों की उड़ान मिल जाती है तो मेहनत करना सबसे छोटी बात लगने लगती है। आनंद किसी जादूगर की तरह अपने मजेदार भाषण से एक एक सवाल को बच्चों के सामने कहानियों में बदल कर रख देता था। इसी बीच लल्लन पर भी दबाव बहुत बढ़ रहा था। शिक्षा मंत्री अपनी कमाई का रास्ता बंद होते नहीं देख सकते थे। उन्होंने लल्लन पर दबाव डाला कि किसी भी तरह से चाहे किडनैप ही क्यों न करना पड़े आनंद को वापस कोचिंग में लाओ ताकि माता पिता को जवाब दिया जा सके। शिक्षा कोई मुफ्त का केक नहीं है जिसमें से हर कोई हिस्सा मांग ले। पैसों के लालच में लल्लन ने कई चालें चली। उसने गुंडे भेजकर आनंद की क्लास की बिजली कटवा दी। बच्चे घबराए नहीं, उन्होंने अपनी सीखी हुई पढ़ाई का इस्तेमाल किया और सूखे गोबर से बिजली बना ली। लल्लन ने फिर एक औरत को भेजा ताकि वो आनंद को बदनाम कर सके, लेकिन उस औरत की एक्टिंग बहुत ही खराब थी। आनंद उसके सामने खड़ा था और वो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। उसकी ये चाल भी फेल हो गई। आखिर में लल्लन ने कुछ गुंडों को आनंद को फोन पर धमकी देने के लिए कहा, लेकिन आनंद ने बस इतना कहा कि वो हमेशा तैयार है और फोन काट दिया। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। वो आने वाले खतरों को नहीं जानता था और नहीं उसे पता था कि वो कहां तक जा पाएगा। बस वो अपने दिल की बात सुन रहा था। एंट्रेंस एग्जाम में 8 महीने से भी कम समय बचा था। इन कमजोर बच्चों के लिए 8 महीने के अंदर दूसरों के 1 साल के कोर्स को पूरा करना बहुत मुश्किल था। अचानक किताबों की कमी एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई। वहाँ पूरे 30 बच्चे थे, लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही किताब थी। आनंद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बच्चों के लिए और किताबें खरीद सके। वो अपने बचे खुचे पैसे लेकर घर घर जाकर फोटोकॉपी की दुकानें ढूंढने लगा ताकि कम से कम पैसों में कुछ और किताबें खरीद सके। जब वो वापस क्लास में आया तो उसने देखा कि बच्चों ने किताब को एक प्रोजेक्टर की तरह बना लिया था और वो किताबों की कमी को पूरा करने के लिए एक एक पॉइंट को जल्दी जल्दी लिख रहे थे। अंधेरे में बिना रुके मेहनत करते इन बच्चों को देखकर आनंद को दिल से बहुत खुशी हुई। अमीर घर के बच्चों के मुकाबले इन बच्चों में ज्यादा लगन थी। वो सड़क किनारे उगी जंगली घास की तरह थे जिन्हें बस थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन जल्द ही एक और बड़ी मुश्किल उनके सामने खड़ी थी। गरीबी के इन दिनों में घर का राशन भी लगातार कम होता जा रहा था। इन 30 बच्चों का पेट कैसे पाला जाए, ये एक बड़ा सवाल था। जमा की हुई पूंजी पर बैठे रहना भी कोई अच्छा तरीका नहीं था। बच्चों की पढ़ाई बिना रुके
चलती रहे, इसके लिए आनंद को बैंक जाना पड़ा ताकि उसे कुछ लोन मिल सके। बैंक मैनेजर ने जब आनंद के अकाउंट में जीरो बैलेंस देखा तो उसने सीधे तौर पर उसे मना कर दिया। आनंद की हालत देखकर बैंक मैनेजर ने तरस खाते हुए उन्हें मेहमानों के लिए रखे गए बिस्कुट ले जाने को कहा। हर तरफ से निराश होकर आनंद वापस लल्लन की कोचिंग में गया, इस उम्मीद में कि शायद वो मदद कर दे। लल्लन को उसके आने की पहले से ही उम्मीद थी। उसे पता था कि आनंद की क्लास ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। पैसा भले ही बुरी चीज हो, लेकिन इंसान इसी के सहारे जिंदा रहता है। लल्लन ने पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली और आनंद से कहा कि अपनी क्लास बंद कर दे और वापस यही पढ़ाना शुरू करे। आनंद ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी खामोशी से उसे मना कर दिया। लल्लन ने भी कोई जबरदस्ती नहीं की और एक शर्त रखी कि एक टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे पता चले कि किसके बच्चे ज्यादा होशियार हैं। अगर आनंद जीत गया तो लल्लन 3 महीने का खाना मुफ्त में देगा, और अगर लल्लन जीत गया तो आनंद को लल्लन की शर्त मानकर वापस कोचिंग में पढ़ाना होगा। इस नाइंसाफी वाले सौदे के आगे आनंद को झुकना पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद इस मुसीबत में कोई चमत्कार हो जाए, सब कुछ सही तरीके से हो। इसके लिए उन्होंने एक नोटरी को बुलाया और सामने ही एग्रीमेंट साइन किया। आनंद को अपने बच्चों की मेहनत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें टेस्ट के लिए भेजते समय वो उन्हें कुछ बातें समझाने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे उसके पुराने छात्रों ने रोक लिया। उनकी बातें सुनकर आनंद ने अपना सिर झुका लिया और बेबसी से मुस्कुराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन बच्चों को कैसे समझाए, कैसे बताए कि समाज में अमीरी और गरीबी का क्या फर्क है, कैसे बताए कि उनके और दूसरों के बीच एक अलग दुनिया है। ये दुनिया सबके लिए बराबर नहीं है। वो तो बस एक ईंट बनकर एक नया आसमान बनाना चाहता था। लेकिन आनंद के मुंह से बस एक ही सवाल निकला। जल्द ही टेस्ट खत्म हो गया। नोटरी के सामने दोनों टीमों का रिजल्ट रखा गया। आनंद के बच्चे 3 नंबर कम होने की वजह से ये टेस्ट हार गए। लल्लन बहुत खुश था। वो स्टेज पर आया और उसने आनंद को अपना वादा पूरा करने के लिए कहा। आनंद बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ और अपनी क्लास बंद करने का ऐलान करने ही वाला था कि तभी एक रिपोर्टर अचानक से खड़ा हुआ और उसने नोटरी से वो एग्रीमेंट दिखाने को कहा। दरअसल रिजल्ट आने से पहले उसे किसी ने गुमनाम फोन करके बताया था कि आनंद से जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं और उसने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। उस वक्त सबकी नजरें स्टेज पर थी। नोटरी ने कई बार ढूंढा, लेकिन उसे वो एग्रीमेंट कहीं नहीं मिला। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि अपना वादा निभाना पूरी तरह से आनंद की ईमानदारी पर निर्भर था। एक तरफ एक अच्छा इंसान था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।